हाय एवरीवन, वेलकम टू कैम क्लासेस। तो भाई आज की जो हमारी वीडियो है ये इसमें जो सॉल्यूशन चैप्टर है वो हमारा थ्योरेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट टॉपिक है हमारा एबनॉर्मल मोलर मास। इसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसमें हम इसके सॉल्यूशन चैप्टर के जितने भी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स है जो थोड़े से ट्रिकी न्यूमेरिकल्स है उनको सोल्व करेंगे। एक वीडियो और आएगी जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे और थ्योरेटिकली आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट वीडियो है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है एबनॉर्मल मोलर मास। ये समझने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं जो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके। हमने एक चीज देखी थी, जितनी भी चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी उनका रिलेशन देखा था कि वो कैसे नंबर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करते हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे। तो एक बार लिख लेते हैं उनको। जो सबसे पहली थी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसमें क्या था, जो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये इक्वल था मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। और इसका रिलेशन अगर हम देखें मोलर मास ऑफ सोल्यूट के साथ कैसे था, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये सब मतलब करने की जरूरत नहीं, हम प्रीवियस वीडियो में ये सब चीजें कर चुके हैं। ठीक है, तो इनको अब पूरा एक्सप्लेन करके समझने की जरूरत नहीं है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप देख के आइए। ये वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ये पार्ट 9 में कवर कर चुके हैं हम। तो अगर आपने नहीं देखा है तो सॉल्यूशन चैप्टर की जो पार्ट 9 वीडियोस है उसको एक बार देखिए, प्लेलिस्ट से चेक करिए। तो ये होता है हमारा रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये है हमारा जो M2 है, ये है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये मोलर मास ऑफ सोल्यूट के साथ इस तरह से कनेक्टेड है। फिर सेकंड हमने देखा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो वो कैसे था कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल था मोलर एलिवेशन कांस्टेंट KB आएगा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी, ये था। और इसका जो रिलेशन था मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट के साथ हुआ इस तरह से था M2 comes out to be 1000 multiplied by KB multiply W2 डेल्टा TB इंटू W1। ये भी हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। पार्ट 10 में कवर किया हमने ये टॉपिक अपना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आगे है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वो होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इज इक्वल टू मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी। इसमें भी जो हमारा मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट है, या फिर मोलर मास कह ले या मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट है, वो होता है 1000 मल्टीप्लाई KF मल्टीप्लाई W2 अमाउंट ऑफ सोल्यूट टेकन, और डेल्टा TF मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ये अमाउंट ऑफ सोलवेंट टेकन। तो ये रिलेशन था हमारा मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट का विद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये कवर कर चुके हैं हम अपनी पार्ट 11 वाली वीडियो में। और जो फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी ऑस्मोटिक प्रेशर में हमने देखा था पाई V इज इक्वल टू होता है nRT। n की जगह हम नंबर ऑफ मोल्स को ऐसे लिख सकते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये हो जाता है जो हमारा इस पाई V हो जाता है N/M RT, और यहाँ से हम M निकालेंगे तो यानी मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट वो आएगा nRT बाय पाई V। पाई है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमने एक चीज देख रहे हैं कि सभी में जो हमारा मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट है और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। चाहे कोई सी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी इंक्रीज होगी तो मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट डिक्रीज हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है नोट करने की, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये जितनी भी इक्वेशंस है, ये जो 4 इक्वेशंस हमने ऊपर पढ़ी है, ये अप्लीकेबल है ओनली टू द सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट।
ऐसे सॉल्यूशन जिनमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट ऐड किए हो, यानी ऐसे सोल्यूट जो ना डिसोसिएशन हो जिनका, ना ही एसोसिएशन हो, जैसे वाटर प्लस प्लस शुगर, वाटर प्लस शुगर, शुगर है तो शुगर कैसे फॉर्म है, ग्लूकोज भी एक शुगर की फॉर्म है, C6H12O6, तो इसमें ना कोई एसोसिएशन होता है ना डिसोसिएशन होता है। और सुक्रोज है C12H22O11, इनमें क्या है, नो एसोसिएशन एंड नो डिसोसिएशन। जब भी इनको वाटर में मिक्स किया जाता है तो इनके मॉलिक्यूल में ना एसोसिएशन होता है ना डिसोसिएशन, तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को बोलते हैं नॉन, मतलब ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जितनी भी इक्वेशंस है ये इन पे एप्लीकेबल है। इन पे एप्लीकेबल है का मतलब क्या है कि जितनी वैल्यू हम इनसे निकालेंगे एक्सपेरिमेंटली भी मॉलिक्यूलर मास की उतनी ही वैल्यू आती है, मतलब जो ऑब्जर्व वैल्यू है और कैलकुलेटेड वैल्यू है वो सेम आती है फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। बट दिक्कत उन केसेस में आ जाती है जो अगर सोल्यूट हमारा इलेक्ट्रोलाइट हो, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का मतलब है कि जब भी उनको वाटर में डिसोल्व किया जाएगा तो वो आयन की फॉर्म में डिसोसिएट हो जाएंगे, जैसे जितने भी एसिड है लाइक HCl, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब क्या है, या तो कम्प्लीटली या पार्शियली वाटर में डालने पे डिसोशिएट हो जाते हैं, इनके अंदर डिसोसिएशन हो जाता है। बेसिस है जितने, जैसे NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये जितने भी बेस है, या फिर सॉल्ट है NaCl, KCl, KNO3, ये जितने भी सॉल्ट है ये सब क्या है, इनमें डिसोसिएशन हो जाता है। डिसोसिएशन होने का क्या मतलब है कि हमने डाला तो 1 मोल वाटर के अंदर डाला, जैसे मान लो HCl ही ले रहे, 1 मोल डाला, लेकिन ये H प्लस और Cl माइनस, 1 मोल ऑफ H प्लस 1 मोल ऑफ Cl माइनस देगा, तो यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो जाते हैं तो इनकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिफरेंट आती है, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम दीज फॉर्मूलाज तो उनसे डिफरेंट आती है। तो यही चीजें हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। देखो डिसोसिएशन की वजह से क्या होता है कि मान लो हम एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, हमने वाटर लिया, वाटर में हमने 1 मोल ऑफ KCl ऐड कर दिया, 1 मोल ऑफ KCl ऐड कर दिया। अब 1 मोल ऑफ KCl डाला तो KCl वाटर में डाला है, वाटर में डाला है तो क्या होगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा K प्लस एंड Cl माइनस। हमने डाला था 1 मोल, टाइम जब 0 था तो 1 मोल था, ये डिसोसिएट नहीं हुआ था। जैसे ही कुछ टाइम बाद, टाइम t के बाद क्या हो गया कि ये बचा ही नहीं, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, KCl है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते उनमें कुछ अनडिसोसिएटेड चीज भी बचती है, जैसे एसिटिक एसिड है वो पार्शियली डिसोसिएट होता है। तो इसमें क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया, 1 मोल ऑफ K प्लस एंड 1 मोल ऑफ Cl माइनस दिया, यानी हमने डाला तो था 1 मोल ऑफ KCl, हमने तो 1 मोल डाला है सोल्यूट का, लेकिन हमें कितने मिल गया, 2 मोल ऑफ आयंस मिल गए इससे। सॉल्यूशन बनने के बाद 2 मोल ऑफ आयंस मिल गए। तो ऐसे केसेस में जो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वो डिफरेंट होती है थ्योरेटिकली वैल्यू से, यानी थ्योरेटिकली हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं उससे डिफरेंट होती है। और थ्योरेटिकली अगर हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफर करती है तो जो मॉलिक्यूलर मास है सोल्यूट का, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास है वो भी डिफर करेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है तो हमारा मोलर मास भी डिफरेंट हो जाएगा। तो इसी चीज को बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मतलब नॉर्मल वैल्यू से कुछ और अलग आना, यानी हमने जितना एक्सपेक्ट किया है उससे कुछ डिफरेंट आना, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें, एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास की डेफिनेशन लिखे तो ये हो जाएगा, then molecular mass of a substance, then molecular कह लें या मोलर, ठीक है, दोनों वर्ड एक साथ, अब मोलिकुलर हो या मोलर हो एक ही बात होगी। then molar mass of a substance determined from any of the colligative properties, any of the colligative properties comes out to be different than the theoretically expected value। जितना theoretically expect किया गया है उनसे डिफरेंट आती है,
expected value, then the substance is said to show, then the substance is said to show abnormal molar mass. एबनॉर्मल मोलर मास यानी कोई भी सब्सटेंस जिसके मोलिकुलर मास की जो वैल्यू है वो किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से डिटरमाइन करे तो वो डिफरेंट आए फ्रॉम थ्योरेटिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो उस सब्सटेंस को कहेंगे कि वो एबनॉर्मल मोलर मास शो कर रहा है। एबनॉर्मल वर्ड का क्या मतलब है? डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल, डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल, कि नॉर्मली जितनी वैल्यू आनी चाहिए उससे डिफरेंट आना, उसको बोलेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। तो ये हो गया हमारा एबनॉर्मल मोलर मास। अब क्योंकि चीजें कुछ डिफरेंट आ रही है, एक चीज, इससे पहले एक और कर लेते हैं, एक फैक्टर पढ़ेंगे, उससे पहले एक चीज और कर लेते हैं कि किन किन केसेस में कब कब हमें एबनॉर्मल मोलर मास ऑब्जर्व होता है। एबनॉर्मल मोलर मास इज ऑब्जर्व व्हेन, सबसे पहली कंडीशन है व्हेन सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल। अगर हमारा सॉल्यूशन नॉन आइडियल है यानी वो आइडियल नहीं है तो हमें एबनॉर्मल मोलर मास शो होगा। मतलब 100% हमें उस केसेस में एबनॉर्मल मोलर मास शो होगा अगर हमारा सॉल्यूशन नॉन आइडियल है। नॉन आइडियल का मतलब क्या है? वो डाइल्यूट नहीं है, कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड होगा तो क्या होगा? अगर कंसंट्रेटेड होगा तो इंटरेक्शन होगी मॉलिक्यूल्स के आपस में, मॉलिक्यूल्स के आपस में इंटरेक्शन होगी तो वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव नहीं करेगा तो जो जितना थ्योरेटिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू उससे डिफरेंट आएगा हमारा मोलर मास। सबसे पहली कंडीशन, अगर सॉल्यूशन नॉन आइडियल है तो एबनॉर्मल मोलर मास शो करेगा। सेकंड है व्हेन सॉल्यूशन अंडरगो एसोसिएशन, यानी सॉल्यूशन नहीं, व्हेन सोल्यूट अंडरगो एसोसिएशन, ये सोल्यूट के मॉलिक्यूल है वो एसोसिएट हो जाए। इसका एग्जांपल है जो एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड है, अगर हमने 2 एसिटिक एसिड डाले तो इनका डाइमर बन जाता है। डाइमर बन जाता है किस तरह से? इनमें ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो ये डाले 2 मोल और 1 मोल में कन्वर्ट हो गए यानी एसोसिएट हो गए, कुछ इस तरह से हो जाता है। ये इस तरह से ये एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है, ये सेकंड एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है और इनमें ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो ये क्या है? एक डाइमर फॉर्म कर लेते हैं। तो इस केसेस में सोल्यूट है, एसोसिएशन हो गया, तो उस केसेस में भी एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास शो होगा। सेकंड है कि व्हेन सोल्यूट अंडरगो डिसोसिएशन हो जाना, जैसे हमने KCl वाले केस में पढ़ा है कि डिसोसिएशन हो जाएगा तब भी एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हमें शो होगा। तो ये वो कंडीशन है जब हमें एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास शो होता है। अब कि कितने एक्सटेंट तक कोई भी सोल्यूट में एसोसिएशन हुआ है या डिसोसिएशन हुआ है उसको कैलकुलेट किया एक फैक्टर के द्वारा, वेंट होफ फैक्टर। वेंट होफ फैक्टर हमें ये बताता है कि किसी भी सोल्यूट में कितने डिग्री एसोसिएशन हुआ है, मतलब कितने एक्सटेंट तक कोई चीज एसोसिएट हो रही है या कोई डिसोसिएट हो रही है। तो वेंट होफ ने दिया था ये फैक्टर, वेंट होफ ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया था इन 1880 में और उसके नाम पे उसका नाम पड़ा वेंट होफ फैक्टर। वेंट होफ फैक्टर, वेंट होफ फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम आई से। वेंट होफ फैक्टर क्या होता है? ये होता है रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखे तो ऐसे होगा, एक्सपेरिमेंटली कि कितने एक्सपेरिमेंटली मेजर करके कितनी वैल्यू आई है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कि एक्सपेरिमेंटली कितनी वैल्यू आई क्योंकि डिफरेंट आएगी, एसोसिएशन डिसोसिएशन हो जाएगा तो, और थ्योरेटिकली हमने कितनी एक्सपेक्ट की थी, तो उनका रेशियो होता है हमारा वेंट होफ फैक्टर। वेंट होफ फैक्टर या फिर मोलिकुलर मास के केस में इसको बोले, मोलिकुलर मास क्या है? जो मोलर मास है या फिर मोलिकुलर मास है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के। तो थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मोलर मास बाय एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ मोलर मास, यानी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो मोलर मास के टर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का बात हो रही है, ठीक है। मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ
मोलर मास। तो दोनों ही केसेस में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के केस में और मोलर मास के केस में, हम ऐसे वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा वेंट ऑफ फैक्टर। अब वेंट ऑफ फैक्टर आया है, एक नया फैक्टर आया, तो हमारी जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की इक्वेशंस है, जितनी भी एक्सप्रेशन है, वो उनको मॉडिफाई किया गया। तो हम यहाँ लिखेंगे मॉडिफाइड एक्सप्रेशंस ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एक्सप्रेशंस ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर था वो ये था, पी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नोट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो ये तो था हमारा थ्योरेटिकली वैल्यू ये थी, लेकिन एबनॉर्मल मोलर मास अगर वो चीज शो कर रहा है, हमारा सोल्यूट एबनॉर्मल मोलर मास शो कर रहा है, तो उस केस में इसको मॉडिफाई किया गया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया वेंट ऑफ फैक्टर से। तो ये हो गया मॉडिफाइड एक्सप्रेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फिर जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ये होता है हमारा के बी इंटू एम, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इंटू मोलैलिटी। तो इसको भी आई से मल्टीप्लाई कर दिया वेंट ऑफ फैक्टर से। तो ये मॉडिफाइड एक्सप्रेशन हो गया हमारा फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सिमिलरली फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसमें भी आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया हमारा मॉडिफाइड एक्सप्रेशन फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर ये होता है हमारा nRT/V, और इसको भी आई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया हमारा मॉडिफाइड एक्सप्रेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस तरह से चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो एक्सप्रेशन है उनको मॉडिफाई कर दिया गया बाय इंट्रोड्यूसिंग अ फैक्टर दैट इज नोन एज वेंट ऑफ फैक्टर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वेंट ऑफ फैक्टर का एक फिर रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, देखियो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो इक्वल होता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, कितने मोल्स डिसोसिएट हुए हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। यानी मान लो आपने कोई भी एक सॉल्यूशन बनाया है, उसमें 10 मोल लिए हैं सोल्यूट के, 10 मोल लिए हैं, उसमें से 7 मोल्स है वो डिसोसिएट हो गए, 7 मोल्स डिसोसिएट हो गए। तो इसका जो डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल टेकन, यानी 0.7। तो इस तरह से आता है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका क्या रिलेशन है हमारे वेंट ऑफ फैक्टर के साथ वो कैलकुलेट करेंगे। हम मान लेते हैं उसके लिए कि हमारे पास कोई भी एक ए सोल्यूट है, जब भी उसको सोलवेंट में डाला गया वो डिसोसिएट हो गया बी सी एंड सो मैनी मोल्स, ठीक है, मतलब और भी बहुत सारे, और n1 नंबर ऑफ मोल्स बी बने, यानी शुरू में इसका 1 मोल लिया था, n2 नंबर ऑफ मोल्स सी बने, और जितने भी टोटल है ये टोटल नंबर ऑफ आयंस जिसमें डिसोशिएट हुआ है वो हो गया n आयंस, ठीक है, n आयंस में डिसोशिएट हो गया 1 मोल ऑफ हमारा सोल्यूट। तो जब हमारा ऐसे लिख लेते हैं एक बार, मान लो 2 में ही हुआ है, ठीक है, इतना ही मान लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। जब हमारा टाइम 0 था तो उस केस में ए हमारा नंबर ऑफ मोल 1 था और ये 0 थे, यानी कोई भी डिसोशिएट नहीं हुआ था। कुछ टाइम टी के बाद अल्फा हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो मतलब कुछ अमाउंट डिसोशिएट हो गया। तो कितना डिसोशिएट हो गया वो होगा हमारा अल्फा एन, अल्फा एन आयंस में डिसोशिएट हुआ, हम पहले मान के चले हैं कि ये है वो एन नंबर ऑफ आयंस में डिसोशिएट हो गया। तो कितने हो गए एन आयंस, एन अल्फा हो जाएगा, और अनडिसोशिएटेड कितना बचेगा 1 माइनस अल्फा। अल्फा तो डिसोशिएट हो गए, बचे कितना 1 माइनस अल्फा, ठीक है, 1 माइनस अल्फा है यहाँ पे अनडिसोशिएटेड मोल्स, जितने मोल्स डिसोशिएट नहीं हुए अनडिसोशिएटेड मोल्स ऑफ ए, और एन अल्फा है डिसोशिएटेड आयंस की, डिसोशिएट हो गए कितने आयंस बने। तो अब कुल मिला के हमारे पास
सोल्यूट में क्या है, अनडिसोसिएटेड फॉर्म भी है और डिसोसिएटेड आयंस भी है। तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कितने हो गए, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स हो गए हमारे अनडिसोसिएटेड, मतलब अनडिसोसिएटेड भी है प्लस आयंस भी है प्लस एन अल्फा। तो ये हो गए नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, कब, एट टाइम टी, टाइम टी पे ये हो गए हमारे। लिया तो देखो हमने 1 मोल था, लिया तो 1 मोल था, लेकिन टी टाइम के बाद क्योंकि इसमें डिसोसिएशन हो गया तो हमारे इतने पार्टिकल्स बन गए सोल्यूट के, कुछ मॉलिक्यूल फॉर्म में है कुछ आयनिक फॉर्म में, ठीक है। तो टोटल इतने पार्टिकल्स बन गए सोल्यूट के। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा, दोनों में से अल्फा कॉमन ले लिया तो ऐसे हो गया। तो ये हो गया हमारे नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल एट टाइम टी। तो देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, है ना। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, कोलिगेटिव, कैसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड यानी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। लेकिन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, क्योंकि थ्योरेटिकली तो हमने 1 मोल ही लिया है ए का, वो तो आगे फर्दर डिसोशिएट हो गया, लेकिन थ्योरेटिकली तो हमने 1 लिया है, लेकिन ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो आई क्या आ जाएगा, आई यानी वेंट ऑफ फैक्टर ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा डिवाइड बाय थ्योरेटिकली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी 1। तो ये इक्वल हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा, ये 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा आई माइनस 1 एन माइनस 1 अल्फा, यानी अल्फा आ गया हमारा आई माइनस 1 डिवाइड बाई एन माइनस 1, यानी रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेंट ऑफ फैक्टर। तो इस तरह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट किया जा सकता है फ्रॉम वेंट ऑफ फैक्टर। तो ये आ गया हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसी तरह से हम कैलकुलेट करते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो इस कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल्स में किस तरह यूज करना है, वो जो अब नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी हमारी उसमें देखेंगे हम न्यूमेरिकल्स, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट किस तरह यूज होगा वो उसमें सीख लेंगे हम। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया, अब करते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या है कि सोल्यूट के पार्टिकल्स हमने जितने ऐड किए उससे कम हो गए, एसोसिएट हो गए, यानी इसको भी अल्फा से डिनोट करते हैं। डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड, कितने मोल्स एसोसिएट हुए, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, कितने मोल्स लिए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। मान लो हमने n नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं ए के, कोई भी ए सोल्यूट है और वो एसोसिएट होके ऐसे AN बन गया, ठीक है। जब हमारा टाइम 0 था तो इसका मान लो कि 1 मोल था, 1 मोल थे और ये 0, ठीक है, टाइम 0 पे। और टाइम t के बाद क्या हुआ कि अल्फा अगर एसोसिएट हो गए तो जो अनएसोसिएटेड बचे वो हो गए 1 माइनस अल्फा, जैसे उसमें अनडिसोसिएटेड हुआ था वो भी 1 माइनस अल्फा था। लेकिन उस केस में ये क्या हो गया था, जो डिसोसिएट हुए थे वो तो हो गए थे एन अल्फा से एन से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे थे। डिसोसिएट होने से का मतलब क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, लेकिन एसोसिएशन होने का मतलब क्या, एसोसिएट होके तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो रहे हैं। तो इस केस में ये होगा एन से डिवाइड, यानी अल्फा बाय एन। तो ये एक बात याद रखनी है। यहाँ पे मान लो हम एसोसिएशन का केस देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं डिसोसिएशन का। तो ऐसे ए है वो एसोसिएट होके ए एन बना रहे हैं, ठीक है, एन नंबर ऑफ ए, और इधर ए है वो डिसोसिएट होके ए बी प्लस सी ऐसे बना रहे हैं। तो अगर टाइम 0 पे तो दोनों में यही है कि ये 1 है ये 0 है, इसके 1 मोल है ये 0 मोल है। लेकिन टाइम टी पे अनएसोसिएटेड 1 माइनस अल्फा, वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और इसमें टाइम टी पे 1 माइनस अल्फा वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये अनडिसोसिएटेड है ये अनएसोसिएटेड है, और कितने एसोसिएट हो गए तो वो कम हो जाते हैं, तो ये अल्फा बाय एन हो जाएगा और ये हो जाएगा एन अल्फा।
n नंबर ऑफ आयंस में डिसोसिएट हो गया और इसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंबाइन हो गए, तो ये ऐसे हो जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हो गए एट टाइम t? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोलेंगे मेनली तो, क्योंकि मॉलिक्यूल भी है आयंस भी, मतलब डाइमर की फॉर्म में भी है, वैसे भी डाइमर कह लो या फिर पॉलीमर फॉर्म में। इसमें तो आयंस नहीं बने क्योंकि इसमें तो एसोसिएट हुए हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट एट टाइम t, टाइम t पे कितने हो गए? अनएसोसिएटेड प्लस कितने एसोसिएट हो गए वो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट एट टाइम t। और एट टाइम 0 पे मतलब इनिशियली कितने थे? 1 थे। तो यानी जो हमारी ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n, लेकिन जो कैलकुलेटेड यानी थ्योरेटिकली, इसका मतलब है थ्योरेटिकली, इसका मतलब है एक्सपेरिमेंटली, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि शुरू में तो 1 लेके चले थे 1 मोल। तो हमारा वेंट होफ फैक्टर हो जाएगा ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 1। तो ये हो गया I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। इसको इधर ले जाएंगे, इस टर्म को इधर ले जाते हैं, तो ये हो गया अल्फा प्लस, नहीं ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, अल्फा बाय n 1 माइनस I, इधर से अल्फा कॉमन लिया 1 माइनस 1 बाय n, ये हो गया एलसीएम लेके n माइनस 1। तो अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी 1 माइनस I, इधर लेके जाएंगे तो इसको ये रेसिप्रोकल हो जाएगा n बाय n माइनस 1। तो ये रिलेशन आ गया बिटवीन डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड वेंट ऑफ फैक्टर के बीच। तो इस चीज़ को भी कैसे यूज करेंगे वो हम जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो हम इसको समझ लेंगे। तो ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कर लिया। अब एक चीज़ और कर लेते हैं, डिसोसिएशन एक टेबल सी बना के लेते हैं। डिसोसिएशन हो रहा है, यहाँ पे एसोसिएशन के लिए लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे लिखते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे मोलर मास। तो देखो एसोसिएशन जब भी हो, सॉरी डिसोसिएशन जब भी होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे, है ना। अगर मान लो हमने डाला 1 मोल ऑफ KCl, तो ये कितना हो गया 1K प्लस एंड 1Cl माइनस। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट इंक्रीज हो गए, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है? इंक्रीज, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट के। लेकिन मोलर मास इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो मोलर मास कितना हो गया? डिक्रीज हो गया। दोनों इंक्रीज हो गए, मोलर मास डिक्रीज हो गया। एसोसिएशन के केस में क्या होता है? एसोसिएट हो गए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हो गए, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज हो गई, लेकिन मोलर मास क्या हो गया उनका? इंक्रीज हो गया। डिसोसिएशन के केस में जो I की वैल्यू होती है हमारी, वो होती है ग्रेटर देन 1, हमेशा ग्रेटर देन 1 आती है डिसोसिएशन के केस में, और एसोसिएशन के केस में I की वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ये कुछ बातें हैं जो एक टेबल की फॉर्म में आप एक जगह नोट कर ले, तो न्यूमेरिकल सोल्व करते वक्त ये चीज़ें काम आएगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो एक न्यूमेरिकल आज और सोल्व कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके NCERT के न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। ये है न्यूमेरिकल, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 0.1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन इज दिस। मोलैलिटी गिवन है 0.1 मोलल यानी मोल पर किलोग्राम, और हमें KF की वैल्यू गिवन है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल। और हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू गिवन है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू गिवन है कि ये आया है, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो इतना आया है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डेल्टा TF की 0.256 केल्विन। लेकिन थ्योरेटिकली कितना आएगा? जो हमारी ये वैल्यूज है इनसे थ्योरेटिकली आएगा, थ्योरेटिकली डेल्टा TF की वैल्यू क्या होगी? KF इंटू M, ये होता है हमारा KF है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल, और
मोलैलिटी 0.1 मोल पर किलोग्राम से किलोग्राम, पर मोल से मोल कैंसिल, ये केल्विन में आ जाएगी वैल्यू, 3 पॉइंट के बाद डेसिमल लग जाएगी 0.512 केल्विन। तो ये तो आया हमारी थ्योरेटिकली वैल्यू, ये आई थी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो इन्होंने कहा व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द मोलिकुलर स्टेट ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन, की मोलिकुलर स्टेट के बारे में आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, उसका एसोसिएशन हुआ है या डिसोसिएशन हुआ है, ठीक है, किस तरह से हुआ है। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर क्या है, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय थ्योरेटिकली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एक्सपेरिमेंटली तो कितनी आई है 0.256 केल्विन और थ्योरेटिकली आई है 0.512 केल्विन। तो जब इसको सोल्व करेंगे आएगा 1/2, 256 15512, तो 1/2 आ गया हमारी आई की वैल्यू। अब इसमें मोलर मास भी कैसे निकाल सकते हैं, देखो आई होता है थ्योरेटिकल मोलर मास किसका, सोल्यूट का, डिवाइड बाय एक्सपेरिमेंटली, मतलब कि थ्योरेटिकल का मतलब है कि नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाय एक्सपेरिमेंटल मोलर मास का मतलब है कि एबनॉर्मल मोलर मास, की उसमें कितना एबनॉर्मल हो गया, नॉर्मल से कितना चेंज हो गया, कितना डिफरेंस हो गया, तो ये एबनॉर्मल मोलर मास। तो हमें आई की वैल्यू गिवन है, हम नॉर्मल मोलर मास निकाल लेंगे एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड हमारा सोल्यूट है, इसका नॉर्मल मोलर मास निकाल लेंगे, तो इसका जो एबनॉर्मल मोलर मास है वो आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। तो इसमें 2 कार्बन है, तो 2 × 12 प्लस 4 हाइड्रोजन है प्लस 2 ऑक्सीजन है, 2 × 16, 24 प्लस 4 यानी 28 प्लस 32, ये आ गया 60 ग्राम पर मोल। नॉर्मल मोलर मास आ गया 60 ग्राम पर मोल। तो एबनॉर्मल मोलर मास निकाल लेंगे, आई की वैल्यू कितनी आई है 1/2, नॉर्मल मोलर मास 60 ग्राम पर मोल, तो एबनॉर्मल मोलर मास आ जाएगा यहाँ से 60/1/2, तो ये 60/1/2, तो 60/1/2 कितना हो जाएगा, 2 पर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा 120 ग्राम पर मोल। तो हमारा एबनॉर्मल मोलर मास आ गया एसिटिक एसिड का, एबनॉर्मल मोलर मास 120 ग्राम पर मोल, 120 ग्राम पर मोल आ गया। अब देखो हमारी जो आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू क्या आई है, लेस देन 1 आई है ना, 1/2 है यानी 0.5 है, लेस देन 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एसिटिक एसिड है उसमें एसोसिएशन हुआ है, एसोसिएशन हुआ है। तो एसोसिएशन में हमने देखा था कि जो मोलर मास है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो देखो पहले 60 था उससे इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हो गया, डबल हो गया बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है, डबली एसोसिएटेड हुआ है, डाइमर्स बना है, इसका मतलब है डाइमर बना है हमारा जो एसिटिक एसिड है CH3COOH, इसके 2 मॉलिक्यूल्स डाइमर फॉर्म कर रहे हैं, इसका ये मतलब है इसके 2 मॉलिक्यूल्स मिलके डाइमर फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए जो हमारा मॉलिक्यूलर मास है वो डबल हो गया, जो एबनॉर्मल मोलर मास है वो डबल हो गया। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारा जो एसिटिक एसिड है उसका जो मॉलिक्यूलर स्टेट है वो क्या हो गई, डबल हो गई, डबली एसोसिएटेड हो गई। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्यूशन चैप्टर के ही NCERT के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।